दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 1 का जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी 2025 में मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी दृष्टि एग्जाम की दृष्टि से ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है। देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ते हैं मुख्य रूप से। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, ये सारा प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे आपको रिपीट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है। पहला कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, क्या अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है। तो कोयला की अगर हम बात कर ले तो कोयला आपका एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अब बात रहा कि आप कैसे कह दिए अनवीकरणीय संसाधन, तो समझिए यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वैसा संसाधन जो समाप्त एक निश्चित समय में वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम इस प्रकार का जो होता है संसाधन वो समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने के बाद उसको पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जिसे आप पुनः फिर से पूर्ति नहीं कर सकते हैं एक बार समाप्त हो जाने पर, वो अनवीकरणीय संसाधन ही होता है। बात करें अगर हम नवीकरणीय संसाधन का, तो नवीकरणीय आपका संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसे आप जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जिसे आप पुनः पूर्ति हो यानी फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा की अगर आप बात करेंगे तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें, उसके बाद जल की बात करें, तो ये सब आपको नवीकरणीय संसाधन है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें, देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है। 2014 के एग्जाम में पूछा है, फिर 17 में रिपीट किया, 19 में रिपीट किया, इतना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सोचिए कितना इंपोर्टेंट है। तो सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसे हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, पुनः पूर्ति योग्य, यानी सौर ऊर्जा को समाप्त होने के बाद हम फिर से उसे पूर्ति कर सकते हैं, ये कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। दूसरे भाषा में इसको हम नवीकरणीय संसाधन भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे। कम से कम कितने क्वेश्चन करेंगे, तो 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट होगा जो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से कहता है तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो तट रेखा से क्या 100 किलोमीटर, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे आपको कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है क्या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये तट रेखा से 200 किलोमीटर, तट रेखा से लगभग 200 किलोमीटर दूर का जो क्षेत्र होता है वही आपको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है क्या संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है, तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के विदोहन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। डाकू की अर्थव्यवस्था का अगर हम संबंध की बात करें तो संसाधन के विदोहन से हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5-6 पर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है। 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर या सी ऑप्शन 12.2 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव अजैव। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेट्रोलियम आपका जो है अनवीकरणीय संसाधन है। शुरुआत में पहला क्वेश्चन में ही आपको बता दिए थे
कि पेट्रोलियम जो होता है अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि ये समाप्त होने वाले संसाधन है, कभी ये पुनः पूर्ति इसका हम लोग नहीं कर सकते अभी अगर समाप्त हो जाए तो इसलिए इसे हम लोग अनवीकरणीय में रखेंगे। नवीकरणीय के क्या होता है, तो नवीकरणीय वे संसाधन जिसे आप पुनः पूर्ति कर सकते हैं, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया। 7वां क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, क्या पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो सर्वाधिक अगर उपजाऊ की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो काली मृदा के दूसरा नाम का अगर हम बात करें तो ये रेगुड़ मृदा हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुड़ मृदा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो मरुस्थलीय मृदा का अगर हम बात करें तो मरुस्थल में यानी राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। चलिए बताइए। सोपानी कृषि की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोपानी कृषि आपको उत्तराखंड में नहीं था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो है आपका अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन ऐसा मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, या क्या लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए अगर सर्वोत्तम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। 15 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़ या 18 करोड़। बताइए भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर अगर हम देखने चले जाएं तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को अगर नष्ट करने वाला रसायन की अगर हम बात करते हैं तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है उसका नाम होता है एंड्रीन। क्या होता है, एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो ये पंडित नेहरू कहा है। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में निहित है। तो महासागर में निहित की अगर हम बात करें तो 95.5%, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 95.5% महासागर में निहित है। कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह। देखिए क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है, 14, 16, 17, 19 इतना बार पूछा गया है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, क्या क्लोराइड का, फ्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह का। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। इसका हो जाएगा तो आर्सेनिक का हो जाएगा। 19 नंबर कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होती है। तो प्राणी के शरीर में, कोई भी प्राणी है तो उसके शरीर में 60.5% जल की मात्रा क्या होती है, निहित होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 16, 18, 20 और 22%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है। तो विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 16 यानी 16% जो जनसंख्या है वो अकेले भारत में निवास करती है। निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है इनमें से। तो सोन नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो यही बिहार की जो है सो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 19.27% पर, 19.27% पर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है।
तो ये वन का विस्तार कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 20.60%। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है, 7.1%, 19.5, 5.5, 10.5। तो इसका हो जाएगा 7.1। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7.1। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, हम कहेंगे कि 60.11 सेंटीमीटर वन है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। और 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार। तो भारत में वन का अगर सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में, 4 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 27 का राइट जवाब। तो वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वन को जो वर्गीकृत किया गया है ये 3 वर्ग में किया गया है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो लगभग 121 करोड़ भारत की आबादी थी। बच्चा को पता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, 29 कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, तो हम कहेंगे इसका कि लगभग 4 अरब का। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चा को पता है क्या होता है, न्यूर होता है। चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक का संबंध हमारे भारत से ही तो है। टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है, तो कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर में होता है। चलिए 32 हो गया। 35 नंबर देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, मालूम होगा आपको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और 36 की ओर बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ये आपका हम रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, इसमें ज्यादा डिस्कशन करना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग डायरेक्ट वीडियो को देखते चलिए और याद करते चलिए। कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो भारत में ही पाया जाता है तो हम डॉल्फिन की बात कर लेंगे। किस खनिज का उद्योग की जननी, तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का निम्न में से कौन सा एक प्रकार है, तो हेमेटाइट एक जो है, ये हेमेटाइट आपका लौह अयस्क का प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत के सबसे बड़े लौह उत्पादक राज्य की अगर हम बात कर ले तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, 50, 200, 100, तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। बताइए 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये जो अभ्रक है यही आपका अधात्विक खनिज का उदाहरण है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। छत्तीसगढ़ भारत का कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो भारत के कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़ जो आपका है ये लगभग 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का ये लगभग दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का बिल्कुल करेक्ट, सॉरी तृतीय स्थान हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय स्थान। ठीक है, चलिए 45 की ओर बढ़ जाते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो लगभग 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं 48, 49 और 50 की ओर। आज हम 50 तक ही रखेंगे, फिर अगले क्लास में आगे करेंगे। किस देश में तांबे का 46 होगा ना, 46 होगा। चलिए देखिए, कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है,
क्या मैग्नीज है, टीन है, लोहा है, बॉक्साइट। हमारा बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो देश में तांबे का कुल कितना भंडार है, तो ये 125 करोड़ टन है। कितना है, 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो ये होता है आपको लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार झारखंड में होता है। 50 नंबर है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। तो इसके साथ आज की क्लास में हम लोग 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। फिर इससे आगे की वीडियो में 50 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ ना कुछ तैयारी इस वीडियो से जरूर हो गया होगा। आप लोग जितना हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपको करवाएंगे, जिससे आपको सीधे रिवीजन हो जाएगा सारे ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।